चलो सुनो मेरी बातें, मेरी बात सुनो। मैं आपको फिर बोलता हूँ, एक बार दिमाग में मेरी बात डालो। फिर से एक बात बोलता हूँ, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नंबर लाने आसान नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लाने बहुत इजी है, लेकिन इसमें लाने आसान नहीं है। जिसको पढ़ते हुए थोड़ी सी बोरियत फील होती है, आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन उसी को फील होगी जो इसको पढ़ेगा एज अ हिस्ट्री। आप इसको एज अ हिस्ट्री मत पढ़ो, इसको एज अ इकोनॉमिक्स पढ़ो, सब्जेक्ट लेके पढ़ोगे तो इसकी मेन बातें दिमाग में रखने वाली हैं कि जिस दिन हम आजाद हुए हमारे हालात क्या थे, ये पता करने के लिए हमें रियल जीडीपी निकालना जरूरी है। और रियल जीडीपी निकालने के लिए कुछ भी हमारे पास था नहीं, लेकिन जो कुछ भी थोड़े बहुत डाटा हमारे पास थे, कुछ लोगों ने कोशिश की और रियल जीडीपी निकाला। वो 4 लोग पता है कौन से थे, बताओ? और सुनो मेरी बात, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये तो जो नाम दिया ना मैंने आपको, वहाँ 4 नाम लिखे होंगे और वो आपसे पूछेगा, उनमें से 1 नाम सही होगा, 3 गलत होंगे, आपसे पूछेगा। आपको 4 दिए होंगे और 1 नाम सही होगा, 3 गलत होंगे, आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा ऐसा आदमी है जिसने उस वक्त पे जीडीपी काउंट किया था ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। बस तो जब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ मेरे वो कौन सी फिर मजाक में चला गया। सरस्वती माता बैठी थी, मैं जब बोल रहा हूँ पेपर में आता है, और यही बोर्ड के पेपर में भी आएगा। बोर्ड के पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, आप भूल जाओ। फिर मैंने कहा जो हमने जीडीपी काउंट किया, बस शांति, जो हमने जीडीपी काउंट किया जैसे तैसे करके काउंट किया तो पता लगा कितना था रियल जीडीपी 2% है ना, परसेंटेज क्या थी 2%। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी पर कैपिटा इनकम जो थी वो 0.5%। और चौथी इंपॉर्टेंट बात ये थी, एग्रीकल्चर सेक्टर जब हम आ गए तो चौथी इंपॉर्टेंट बात ये थी दैट 85% ऑफ द विलेज पॉपुलेशन स्टेइंग इन विलेजेस वर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। आप बोल सकते हैं एंगेज इन एग्रीकल्चर। और 75% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स, कितना 70% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर। यही बातें 5 थी, मैंने बोला 5 बातें बताओ। अभी तक जो पढ़ा उसमें 5 इंपॉर्टेंट बातें यही थी। इसको ऐसे पढ़ना है। और मैंने आपसे कहा कि जहां आपने पेपर स्टार्ट किया लिखना, जहां क्वेश्चन लिखने स्टार्ट किए या जो नोट्स बना रहे हो, उसके सबसे पहले वाले पेज को छोड़ दो। जहां डेट्स आती हैं या फिगर्स आती है वहां नोट करो। जैसे अभी तक आपकी 5 लाइनें भरनी चाहिए, 5 लाइन्स। जहां भी आप इसके नोट्स बना रहे हो, नोट्स के शुरू में जहां आपने चैप्टर स्टार्ट किया, पहला पेज छोड़ो और वहां लिखो इंपॉर्टेंट नोट्स, और उसमें आपकी 5 लाइनें होनी चाहिए थी। अभी तक 5 बातें ही इंपॉर्टेंट पढ़ी गई थी। फिर हमने पढ़ा ये जो हालत थी, हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के हालात थे, उस हालात के पीछे कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण हमने पढ़ा जमींदारी सिस्टम था। वो क्या था, जब जमींदार जो थे वो टेनेंट्स के साथ, जो ओनर्स के साथ या ऑक्यूपेंट्स के साथ क्या करते थे, बहुत हाई रेंट चार्ज करते थे, हाई रेंट। वो बिल्कुल परवाह नहीं करता था कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, हमको उससे कुछ नहीं लेना। दे नीड देयर रेंट। ये पहली बात थी। फिर हमने कहा लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भैया, टेक्नोलॉजी नहीं थी क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए था, टेक्नोलॉजी किसी पास थी नहीं, हाथों से काम होता था। ठीक है जी। फिर हमने कहा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट करने को कोई तैयार नहीं था। इवन यहाँ तक कि हमारे जो खेतों के आसपास बाउंड्री करते हैं वो करने के भी पैसे नहीं थे, जिसे बोलते हैं फेंसिंग, वो करने के पैसे नहीं थे। और शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप, मतलब कैश क्रॉप से ना, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में शिफ्टिंग करना, उसके लिए भी पैसे नहीं थे। देयर वाज नो मनी एट ऑल। ये हमने लिखा। 3 पॉइंट किए थे, सिर्फ 3 पॉइंट। अभी मेरी बात सुन लो यार, ये 3 पॉइंट रिवाइज करने में और इम्पोर्टेंट बात रिवाइज करने में 10 मिनट लगते हैं। आप चाहो, मर्जी आपकी है, चाहे तो पूरे साल का बटन सिर पे रख के बैठ जाना और रिवाइज करना, चाहो तो चैप्टर को साथ साथ रिवाइज करते रहो। ये आपकी मर्जी, आप पे छोड़ा जाता है, आप इसको कैसे पढ़ते हो। फिर हाथ में वो क्या बोलते हैं, सब बच्चे कॉलेज में जा रहे होंगे और तुम दोबारा 12th क्लास लगा रहे होगे कि कंपार्टमेंट आ गई। ये एक बहुत गंदा सब्जेक्ट है। थोड़ा सा वीक बच्चा हो ना, थोड़ा सा वीक, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स उसको लेकर डूब जाता है। थोड़ा सा वीक हो, इतना सा वीक बच्चा होगा तो इकोनॉमिक्स में डूब जाएगा, अकाउंट में डूब जाएगा। और एक बार इसकी कंपार्टमेंट आ जाए क्लियर नहीं होती। इसलिए आपको समझा रहा हूँ, सब उन बच्चों को जिसको मस्ती में लेते हैं 12th क्लास को। अब सही मायने में बताऊं, अगर रेगुलर क्लास लग रही होती और ये कोरोना वायरस ना होता तो अभी तक मैंने 2 नाइट क्लास लगा दी होती। लेकिन मैं खुद रुका हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। मैं चाहता हूं इसकी वैक्सीन आ जाए और आप सब टीका लगवा के आओ, तब हम नाइट क्लास में मिले। मैं खुद ये चाहता हूँ।
नहीं तो अभी तक 2 क्लास लग गई होती, क्योंकि बहुत कुछ करने को है। हमने पूरे अकाउंट्स की बुक खत्म कर दी है, अभी तक रिवीजन नहीं हुई। मेरी आंखों के सामने आपकी रिवीजन ही नहीं हुई, तो मुझे अभी तसल्ली नहीं है। वो तब हो सकती जब मुझे 8 घंटे मिलते और मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन देता, डिफरेंट चैप्टर में से हर बच्चे को 5-5, तो मुझे लगता हाँ सबने अब कर लिए। मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। अब आप पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। हमने इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले 4 चैप्टर खत्म किए, मनी बैंकिंग खत्म किया, गवर्नमेंट बजट खत्म किया, लेकिन टेस्ट नहीं हुए ढंग से टेस्ट नहीं हो पाए। टेस्टिंग तब होती जब हम एक रात को यहाँ बैठते और पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, पूरी यूनिट है, उसको प्रॉपर रिवाइज करते, उसके सारे क्वेश्चंस करते। हमने भागा दौड़ी में काम किया है, तरीके से अभी तक काम नहीं हो पाया। इसलिए आपके लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है इस साल। मैं कर भी नहीं पाऊंगा। अगर मैं सोचूंगा, मैंने फिर भी बीच में स्टडी रोक के आपको 4 चैप्टर रिवाइज करवा दिए। देखे आपने क्यों करवाया मालूम? फिर भी बीच में रोक के, चलती स्टडी को रोक के कोई टीचर ऐसे नहीं करता है। मैंने बीच में स्टडी को रोका और आपको 4 चैप्टर रिवाइज करवाए। मुझे मालूम था बहुत सारे बच्चे ऐसे किया नहीं, फिर भी कुछ बच्चे नहीं आए, रेगुलर फिर भी नहीं हुए। वो फिर भी रेगुलर नहीं थे। जब रिवीजन चल रही थी तब भी मजे में निकल गए, रेगुलर नहीं थे। मैं फिर एक बार रिवाइज करवाऊंगा। ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स 3 बार रिवाइज होगी, पूरी डेवलपमेंट वाली किताब 2 बार रिवाइज होगी, पूरी रिवाइज होगी। देखना आप पेपर से पहले और 10-15 टेस्ट होंगे, छोटे बहुत सारे टेस्ट होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर आप अभी नहीं पढ़े तो फिर तब कब पढ़ोगे? तब कुछ समझ नहीं आए, ठीक है। और इसकी कंपार्टमेंट बहुत बुरी होती है, इसलिए फंसना नहीं इस गेड़े में, पहले झटके में निकल जाओ। चलो, कहां तक लिखा था हमने? पूरा कर लिया था? ओके, बस ठीक है। आगे लिखो सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। पॉइंट नंबर 4, सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अब ये क्या पॉइंट था भाई? पता है क्या था? मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या थी। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर में अभी भी ये समस्या है और पहले भी समस्या थी। मैं बताता हूं, अभी भी है ये समस्या, सुलझी नहीं है। लोगों के पास जगह तो है, जगह है, लेकिन वो पता है सब डिवीजन मतलब क्या क्या बोलेंगे उसको? नहीं, वर्ड अभी दिमाग में आ जाएगा, मैं बताता हूँ। वो एक्चुअली में है क्या, आप देखना, वर्ड आपके दिमाग में आता है क्या है। 1 एकड़ जगह मेरी यहाँ पे है भाई, उसके साथ किसकी जगह है? देवेंद्र की। या फ्रेगमेंट में है, मतलब अलग हिस्सों में है, हिस्से के अंदर जगह है, मतलब एक जगह एक इकट्ठी नहीं है। अभी होता क्या है, मेरी सड़क के इस तरफ 2 एकड़ जगह रही और उसके साथ वाली हरमन की है, उसके साथ वाली देवेंद्र की है, और अगली सड़क मेरे पास है 5-6 एकड़, लेकिन अगले 2 एकड़ जो है ना, उसके बीच में एक हरमन की जगह भी आती है, देवेंद्र की भी आती है, फिर 2 एकड़ मेरे पास है, 4 हो गए। फिर उसके बाद बीच में आ गया क्या बोलते हैं, प्रशांत और मनीष, और उसके बाद फिर 2 एकड़ मेरे हैं। अभी समस्या ये है कि मुझे मान लो कैसे कैसे करके मैंने ट्यूबवेल लगा लिया और मुझे अब पानी देना है खेतों में, इरिगेशन करनी है, तो मेरी जगह जो है वो बटी हुई है 2 एकड़, फिर बीच में किसी और के खेत है, फिर 2 एकड़, फिर बीच में किसी और के खेत है। और कभी कभी तो ऐसा है कि कुछ जगह सड़क के इस पार है और कुछ सड़क के उस पार है, ठीक है। ये हमारी इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी इंडिया में इस तरीके से जगह जो है सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स है, आज भी है। जो पूरी प्रॉपर्टी एक साथ, अगर पूरी मान लो मेरे पास 6 एकड़ या 10 एकड़ जगह थी, अगर ये 5 जगह में ना बटके एक जगह इकट्ठी हो जाती तो मैं क्या क्या कर सकता था, बोलो? मैं एक ही साथ इरिगेशन कर सकता था, एक ही खर्चे में, एक साथ बीज डाल सकता था एक ही खर्चे में, फिर मैं फेंसिंग कर सकता था, मुझे 4 जगह भागना नहीं पड़ता, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, वहां भागना नहीं पड़ता, है ना। डंगरों से बचाओ, कीड़ों से बचाओ, ये काम नहीं करना पड़ता। तो कितना फायदा होता अगर मेरी लैंड एक जगह इकट्ठी होती। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडियन एग्रीकल्चर के साथ, और ये आज भी है। आज भी ऐसी प्रॉब्लम लोगों के साथ है कि खेत जो है वो एक साथ नहीं है। देखा होगा आपने, गांव में गए होगे तो भी देखा होगा, आपके साथ भी शायद ऐसा होगा, है ना। एक साथ इकट्ठी जगह नहीं है, अलग अलग जगह फैली हुई है। तो ये भी एक समस्या थी बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन। इसकी वजह से क्या होता था, लो प्रोडक्टिविटी। तो लिखो जल्दी से, आप लिख लो। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस there was division, comma,
सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन, उसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। सीधा याद आ गया वर्ड फ्रेगमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ अवेलेबल लैंड। At the time of independence, there was division, comma, subdivision and fragmentation of available land. Fragmentation का मतलब होता है बटी हुई, छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई चीज को बोलते हैं fragmentation. Fragmentation of available land after huge proportion of land which was very fertile went to Pakistan after partition. और ये भी एक प्रॉब्लम थी, which was very fertile went to Pakistan after partition. हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है जो पाकिस्तान में चली गई इंडिपेंडेंस के बाद, जो कि बहुत फर्टाइल लैंड थी। मालूम है आपको, वर्ल्ड के सबसे अच्छे राइस जो है ना पाकिस्तान में होते हैं। सबसे अच्छे राइस, सबसे बढ़िया राइस जो है चावल पाकिस्तान में होते हैं, क्योंकि वो जो सिंध का सारा एरिया है ना उस तरफ का, पंजाब साइड का उधर का, वो सारी लैंड जो थी वो सबसे अच्छी थी चावलों के लिए। हाँ इसीलिए ना, क्योंकि चावल वहाँ अच्छे हैं, वो सारी लैंड वहाँ चली गई। फर्टाइल लैंड जो है ना इंडिया की, बहुत सारी लैंड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन उस तरफ को चली गई है, वो उस तरफ है। ठीक है जी, तो लो ये भी एक कारण है। आज अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ जाना, दैट इज कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन। तो लिखो, नो डाउट to some extent it leads to higher profit. No doubt, to some extent it leads to higher profit of cash crops in some parts of the country. Yet it failed to improve the economic condition of farmers. Yet it failed to improve the economic condition of farmers because these crops were to be ultimately used by British industries for their home country. British industries for their home country, मतलब ब्रिटेन, फॉर देयर होम कंट्री मैंने ब्रिटेन। अब सुनो मेरी बात, पॉइंट समझो पहले क्या है। इधर देखो, अंग्रेजों ने पता क्या किया इंडिपेंडेंस वाले टाइम, उससे पहले उन्होंने कमर्शियलाइजेशन कर दिया इसका, एग्रीकल्चर का। इसका मतलब होता है फूड क्रॉप को छोड़ देना और कैश क्रॉप की तरफ आना। एग्रीकल्चर में दो तरह की खेती होती है, एक तो फूड क्रॉप मतलब वीट और राइस और बाजरा ज्वार, ये सब फूड क्रॉप या पल्सेस वगैरह, दिस इज फूड क्रॉप। एक होती है कैश क्रॉप्स, मतलब कुछ ऐसा उगाना जिसको बेच के पैसा आ सके, जैसे शुगर केन है, चाय पत्ती, टी हो गया, टी लीव्स हो गए। और वो एक होती थी वो इंडिगो नील की खेती। गोरे क्या करते थे मालूम, हाँ इंडिगो बोलते हैं, नील की खेती होती। गोरे क्या करते, सबसे ज्यादा गोरे करवाई थी वो। सुनो, गोरे क्या करते थे, अंग्रेजों ने क्या किया, नो डाउट कि उन्होंने क्या किया, हमारे को फूड क्रॉप से हटा दिया और कैश क्रॉप की तरफ लेके गए।
लेकिन उन्होंने वही कैश क्रॉप उगाई। देखो गोरे बहुत चालाक थे, वो क्या करते थे, हमसे वही कैश क्रॉप उन्होंने उगवाई जो उनको वहां चाहिए थी। कहा? ब्रिटेन के अंदर। गोरों ने क्या खेला इंडिया के साथ? कच्चा माल इंडिया का सस्ते दामों में इंडिया से उठाया, वहां पे उसको प्रोसेस किया और बना के वापस इंडिया में ही बेच दिया। यही सबसे बड़ा गेम गोरे खेलते रहे 200 साल तक, और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारा ही कच्चा, हम सोने की चिड़िया थे, फिर कैसे हम बर्बाद हो गए? यही कारण था। हमारे यहीं से रॉ मटेरियल गया, वहां पे प्रोसेस हुआ। उन्होंने यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाए, उन्होंने यहाँ इंडिया में प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाए। अगर वो इंडिया में प्रोसेसिंग प्लांट लगा देते तो इंडिया क्या बन जाता मालूम? एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। फिर इंडिया में पैसे की बारिश होती। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इंडिया को एक्सपोर्टर तो बनाया, बट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, और फिर उसी रॉ मटेरियल का इंपोर्टर बना दिया ऑफ फिनिश गुड्स। यानी हम अपने खुद के प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो पाए। हमने कच्चा माल बना के उनको दिया, उन्होंने अपने देश में ले गए, वहां पे उसको प्रोसेस किया, फाइनल गुड बनाया और लाके हमारे सिर पे बेच दिया, वैल्यू एड करके। समझे आप? ये गेम खेलते रहे गोरे हमारे साथ। 200 साल तक ये काम चलता रहा। वो हमारे साथ यही गेम खेलते रहे और हम उनके नीचे दबे रहे इस बात को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डाली नहीं गई। अगर वो यहाँ इंडस्ट्री डाल देते तो आज हम बहुत, हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत आगे पहुंच गई होती। हम बहुत अच्छी कंट्री में आते, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। तो कमर्शियलाइजेशन तो किया, नो डाउट, लेकिन जो भी क्रॉप्स उन्होंने उगाई उसका क्या किया? सिर्फ अपने लिए। कहाँ पे? जो इंडस्ट्रीज को रिक्वायर्ड थी। कहाँ रिक्वायर्ड थी? होम कंट्री, मैंने ब्रिटेन के अंदर। जो ब्रिटेन में रिक्वायर्ड था सिर्फ वही चीज उगाई, बस जो उनको चाहिए था। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा लास्ट। आ जाओ आगे लिखे नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम लिखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 पे इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियल, हाँ, एग्रीकल्चर खत्म हो गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा टॉपिक। अब मैंने इसके पास क्या बोलते हैं, अगर उसको ना गिना जाए इंट्रोडक्शन को, तो दूसरा मेन हुआ है सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सुन लो मेरी बात, एक सेक्टर पक्का आएगा पेपर में 4 नंबर स्टैंप मार के बोल सकता हूँ, स्टैंप लगा के। एक सेक्टर आना ही आना है, या एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री या फॉरेन ट्रेड या डेमोग्राफिक या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। 5 ही सेक्टर है, 5 या 6, इनमें से एक आना ही आना है। हर हाल में आना है 4 नंबर पर 100%। ठीक है जी, तो ये दूसरा वाला कर रहे हैं। अब लिखो सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इंडस्ट्री। लिखा था ना व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसे लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। लिखो एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, जहां बहुत सारी फर्म्स होती हैं, जैसे हमारी इंडस्ट्रियल एरिया, उसे इंडस्ट्री बोलते हैं। कॉमा नॉर्मली डिपेंड ऑन ईच अदर। नॉर्मली डिपेंड ऑन ईच अदर। मालूम है कंपनी एक दूसरे पर डिपेंड होती है। किसी को स्टील बनाना है तो रॉ मटेरियल कहीं से लिया, बनाया, वहां बेचा, एक दूसरे पर डिपेंड है। आगे लिखो मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टील इंडस्ट्री, कॉमा आयरन इंडस्ट्री, कॉमा प्लास्टिक इंडस्ट्री, ईटीसी। बहुत सारी होती है यहाँ। तो आपसे कोई पूछे इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स नॉर्मली डिपेंड ऑन ईच अदर एंड मेकिंग अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग का पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इंडस्ट्री में ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनते, एक ज्यादा बनता है। ठीक है जी, जैसे स्टील, आयरन, क्लॉथ, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, अब उसमें बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। इंडस्ट्री का मतलब आया, जैसे हमारे अंबाला में कौन सी है मालूम है इंडस्ट्री? किसी को मालूम है अंबाला में किसकी इंडस्ट्री है? वो मेडिकल। बोलो अंबाला में किसकी इंडस्ट्रीज है? साइंटिफिक गुड्स। साइंटिफिक गुड्स पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है अंबाला कैंट साइंटिफिक गुड्स। वो माइक्रोस्कोप्स और वो
खून चेक करने की प्लेट्स, बहुत सारा बनता है। साइंटिफिक गुड्स सारे यही बनते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया का। पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट वाला है साइंटिफिक गुड्स का। यहाँ के साइंटिफिक गुड्स ऑल ओवर वर्ल्ड में जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ से बहुत पैसा आता है बालागंज में साइंटिफिक मार्केट से। ठीक है जी, ऐसे ही ये साइंटिफिक इंडस्ट्रीज का हब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, आगे लिखो। अब यहाँ एक वर्ड आया मैन्युफैक्चरिंग, उसको अंडरलाइन करो, मैन्युफैक्चरिंग। अब इसका मतलब लिखो, मैन्युफैक्चरिंग रेफर्स टू, मैन्युफैक्चरिंग रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मिंग, पहले लिख मैन्युफैक्चरिंग की MANUFACTURING। मैन्युफैक्चरिंग रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मिंग वन प्रोडक्ट इनटू द अदर। ठीक है जी, सारी बातें क्लियर आई। अब हम चलते हैं अंग्रेजों की तरफ। तो लिखो, द पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड, नीचे नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। द पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड वाज, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वाज द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक, वाज द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन, TRIALIALISATION। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होना, वो इंडस्ट्री से दूर करना। दूसरी तरफ मतलब इन्होंने मतलब क्या किया, इन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को तहस नहस करने का काम किया, सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि लोगों को शक भी ना हो और हम लोग जो है इंडस्ट्री से बाहर हो जाए। जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री हमारे पास थी, कुछ थी हमारे पास, हम कई चीजों में बहुत अच्छे थे। कुछ इंडस्ट्री से कॉटन की है, बिल्कुल सही, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, दोनों हाथ से बनाने वाली बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी हमारी। वो पूरी दुनिया में हमारा सामान जाता था, हैंडमेड जो चीजें थी, इन्होंने सब तहस नहस कर दी। तो इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज थे, एक मिनट, इनकी पॉलिसी क्या थी? इनकी पॉलिसी थी टू डू अ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, आगे लिखो, इट वाज अ टू फोल्ड पॉलिसी। इसके दो वो थे, इट वाज अ टू फोल्ड पॉलिसी। इन्होंने दो तरीके से काम किया, दो एस्पेक्ट होते हैं ना, मतलब दो पहलू, हेड एंड टेल, तो इसके भी दो पहलू थे। नंबर वन, सबसे पहला, टू रेड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ अ मियर एक्सपोर्टर। MERE, मियर पढ़ेंगे इसको, मियर मतलब बहुत छोटा एक्सपोर्टर। तो द मियर एक्सपोर्टर, नहीं लिखते हैं फिर क्या मीनिंग निकलता है। लिखो पहले, टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मियर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल, for upcoming industries in Britain, इन्होंने दो तरह से काम किया। एक तो इन्होंने क्या किया, इंडिया को रिड्यूस कर दिया सिर्फ वहां तक, कहां तक, जहां पे इंडिया सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा उन्हीं आइटम्स को जो आइटम चाहिए होंगे ब्रिटेन के अंदर। ठीक है जी, इंडिया को एक्सपोर्टर तो बनाया, लेकिन सिर्फ उसी हद तक जहां तक वही आइटम एक्सपोर्ट किए जाएंगे जो ब्रिटेन में चाहिए। पहला तो ये किया। और दूसरा काम क्या किया, लिखो नंबर 2, दूसरे वाले पहलू में क्या किया, टू टर्न इंडिया
into a spread market for the finished products. Value market, the spread market for the finished products of British industries. समझे आप? देखो कितना जबरदस्त काम किया गुरु ने, सिस्टमेटिक तरीके से काम किया। हिंदुस्तान को एक्सपोर्टर तो बनाया। हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट, पता है किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं ना तो वो कंट्री अमीर होती है। किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट्स अगर ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है तो वो कंट्री हमेशा डेवलप्ड इकोनॉमी मानी जाती है। जैसे चाइना, जैसे अमेरिका, वो लोग एक्सपोर्ट्स बहुत करते हैं, इंपोर्ट्स बहुत कम करते हैं। ठीक है, हम लोग आज की तारीख में भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे जो इंपोर्ट्स हैं बाहर से आने वाले गुड्स वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है। ठीक है, तो किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट्स अगर ज्यादा हो तो इसका मतलब फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी, बाहर का पैसा ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब कंट्री अमीर होगी। लेकिन कोरोना ने क्या किया, हमें एक्सपोर्टर तो बनाया, लेकिन उसी हद तक जहां पे हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर सके उन्हीं गुड्स को जो ब्रिटेन में चाहिए, वहां की इंडस्ट्री को चाहिए। और फिर दूसरा काम क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा बाजार तैयार कर दिया इंडिया के अंदर, किसके लिए? फिनिश गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। आज भी वही है, देखो हम आज तक उसी चीज में जी रहे हैं, आज भी वही है। आज भी जब एफडीआई की हम बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आओ और पैसा लगाओ, हमारे देश में आओ और पैसा लगाओ। यही काम करते हैं हम आज भी हम लोगों को बोल रहे हैं आओ पैसा लेके आओ और यहाँ पैसा लगाओ। लेकिन अब जो डिफरेंस है वो ये है, अब हम ये बोलते हैं कि जब आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करोगे तो यहीं पे प्रोसेसिंग होनी चाहिए। जैसे अभी 2-3 दिन पहले वो हमारे रक्षा मंत्री रूस गए थे, याद है आपको? रूस में, और उन्होंने वो डील किया रूस के साथ कि वो AK-47 और AK-30 राइफल्स अब यहाँ इंडस्ट्री खुलेगी, यहाँ बनाई जाएंगी, वहां से इम्पोर्ट होके नहीं आएंगी, यहीं पर प्रोड्यूस की जाएगी, फिर इंडिया उसको एक्सपोर्ट भी करेगी। पाकिस्तान को नहीं देगी। हाँ, पाकिस्तान को नहीं देगी। देखा, अभी न्यूज सुनते रहो तो पता लगता है आपको ये बात है। हम अभी भी उसी काम में काम है, लेकिन अब डिफरेंस ये है, वी वांट प्रोसेसिंग टू बी डन हियर। मतलब रॉ मटेरियल हमारा ले लो, यही प्रोड्यूस करो, एक तो रोजगार मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, दूसरा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो पैसा आएगा और कंट्री रिच होगी। अब सही दिशा में जा रहे हैं हम, लेकिन जब तक ये सही दिशा में हम जाना स्टार्ट करेंगे तब तक कोरोना ने हमें मार दिया। अब कोरोना के बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तब तक इलेक्शन आ जाएंगे और मोदी जी को हटा दिया जाएगा। लेकिन आदमी सही सोच रहा है, ही इज थिंकिंग इन राइट वे। मुझे ऐसा लगता है दैट इज थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन में सोच रहा है। लेकिन किस्मत हमारी इसलिए खराब है क्योंकि कोरोना ने हमारे 8 महीने खराब कर दिए। अभी तो इकोनॉमी तहस नहस हो गई, अभी तो तहस नहस है बिकॉज ऑफ कोरोना। और ये किसी के हाथ में नहीं था, ये सिर्फ चाइना के हाथ में। ये चाइना का लालच है जिसने आज कोरोना को पैदा किया है। ये उनका लालच है। उन्होंने क्या किया पता, क्या सोच थी? ये तो रोक लिया हिंदुस्तान ने और अमेरिका ने, 2 बड़े मार्केट को तहस नहस करने की सोच थी। सोच ये थी कि पहले फैलाओ और करोड़ों के हिसाब से दुनिया मरेगी, करोड़ों के हिसाब से। हिंदुस्तान में कंट्रोल हो गया कोरोना। विश्वास मानना, अगर स्टार्टिंग में कोरोना हिंदुस्तान में फैल जाता तो सड़कों पे लोग गिरे हुए मिलते और उठाने वाला कोई नहीं मिलता। महामारी जो होती है वो जनसंख्या वाले देश में बहुत बुरा नाच नाचती है महामारी है। हाँ, हम इसलिए बच गए क्योंकि हमारा शुरू में जब तक ये महामारी फैल रही थी, हमने उन दिनों में लॉकडाउन करके इसको कंट्रोल कर लिया। कुछ ना कुछ हद तक वो कोई ना कोई दवाई और कुछ ना कुछ करके लोगों को बचा लिया गया। अगर उस टाइम पे इसको अनलॉक रखा जाता, जैसा कि बाकी लोग बोल रहे थे, और सब लोग घूमते रहते, तो सड़कों पे आपको लाशें मिलनी थी, हालात इतना खराब हो जाता। लेकिन ये सब करने के लिए मजबूर किसने किया चाइना को मालूम? उसकी ग्रीडीनेस, उसकी लालच इसके पीछे। उसने कहा मैं लोगों को मारूंगा, हाहाकार मच जाएगी, तांडव होगा, और मैं क्या करूंगा मालूम? कंपनियां फेल होने लगेंगी, लोगों के बिजनेस फेल होने लगेंगे, और मैं जाऊंगा और औने पौने दाम में सारे बिजनेस पर। और ये किया भी उसने। इंडिया में ऐसा 2 कंपनी के साथ किया भी। लेकिन गवर्नमेंट बहुत अलर्ट है। दिस गवर्नमेंट इज अ वेरी अलर्ट गवर्नमेंट। ये बहुत अलर्ट गवर्नमेंट है। अब देखो चाइना को खदेड़ दिया ना, अभी LAC से पीछे कर दिया। ये अलर्ट गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट का प्लस पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट के अंदर दिल है और नियत है। नहीं, सही बात है। डिसीजन लेने के लिए नियत चाहिए। आप सोचो, इतना बड़ा डिसीजन नोटबंदी का,
फिर राम मंदिर का, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं 370 हटाना, 35, ये बहुत बड़ा दिल चाहिए। नहीं, ये गवर्नमेंट का दिल था, इसके गवर्नमेंट के अंदर दिल था, इन्होंने वही रोक दिया चाइना। नहीं तो चाइना ने ये सोचा था कि मैं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को तहस नहस करके पूरे वर्ल्ड का किंग बन जाऊंगा, और कर भी जाता। उसने ऑस्ट्रेलिया में भी यही काम किया, 5-7 कंपनियां टेक ओवर कर ली, लेकिन इंडिया ने उसकी चाल उल्टी कर दी। जब उसके एप्स को बैन किया ना, तो सबसे पहली कंपनी जो बिकी वो टिकटॉक थी, वो जो आगे से डांस करती थी ना सामने, ऐसे करती। अब नहीं करती, अब कौन करेगी? अब इंडियन वाले भी करेंगे, है ना? चलो तो सुनो, हेलो सुनो मेरी बात। ये लेक्चर की बात ये थी कि 2 तरह से काम किया, गोरों ने भी वही काम किया। एक तो हमें एक्सपोर्टर बनाया, किसका? उस रॉ मटेरियल का जो उनको चाहिए, और दूसरा हमारे को इंपोर्टर बनाया, किसका? वो जो उन्होंने पैदा किया। चलो भाई, हमारा ही माल हमें बना के बेचा गया। ये 2 तरह से काम किया गया। आज आगे लिखो, हियर वी स्टडी, इसमें लिखो वी स्टडी, या आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, वी स्टडी द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, या वी स्टडी द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर by the following 2 features. We study the state माने condition, the condition of industrial sector by following 2 features. Number one, decay माने तहस नहस, DECAY है ना, decay of indigenous handicraft industries, DECAY, decay of indigenous, INDIGENUNOUS, indigenous handicraft industries। और दूसरा, स्लो प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, स्लो प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो हम इसको 2 एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, एक डीके ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और दूसरा स्लो प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है जी, 2 काम उन्होंने किए। एक तो तहस नहस कर दी, वो इतनी कीमती जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको खत्म कर दिया। पता क्या करने लगे वो? इन्होंने क्या किया, जो हम हैंडीक्राफ्ट से बनाते थे उसको नकल किया, और वहां मशीनों से बना के यहाँ लाके सस्ते में बेचना स्टार्ट कर दिया। आपको मालूम नहीं है, आज भी इंडिया के अंदर जो रियल हैंडीक्राफ्ट चीजें हैं वो बहुत महंगी हैं। उनकी फॉरेन में बहुत डिमांड है जो रियल है, लेकिन अब रियल नहीं मिलती, अब सब मशीनों से बनता है, और जो रियल है वो महंगी है। ठीक है, तो गोरों ने क्या किया उस टाइम पे, हमारी नकल करके, हमारे हैंडीक्राफ्ट की नकल करके मशीनों से बनाया और सस्ते में लाके यहाँ बेच दिया, और हम लोगों को आदत पड़ गई वो चीजों को यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो लिखो इसके अंदर हम लिख रहे हैं द डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाले में, द डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वाज, ऐसा लिख लो, द डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज, द डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कैसे काम किया गया, उसको कैसे तहस नहस किया गया? द डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, सबसे पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ, पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी मतलब टैक्स पॉलिसी होता है, टैक्स पॉलिसी होता है, टैरिफ पॉलिसी का मतलब टैक्स पॉलिसी। इन्होंने ना डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव, जो टैक्सेशन पॉलिसी था ना उसके अंदर भेदभाव किया। कैसे किया मैं लिखवाता हूं आपको, क्या किया, लिखो जल्दी से। द पॉलिसी अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, द पॉलिसी अलाउड free export of raw material from India, to Britain, and free import of
finished goods, free import of finished goods to India. ठीक है जी. Due to that, Indian handicrafts were discouraged by imposing heavy duty on their exports. Heavy means taxes. Heavy taxes on their discouraged by imposing heavy duty means heavy tax on their exports. ठीक है जी. अब सुनो मेरी बात. इन्होंने गोरों ने क्या किया, यहां से फ्री एक्सपोर्ट कर दिया ब्रिटेन को, और ब्रिटेन से फ्री इंपोर्ट कर दिया इंडिया में. कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्सेशन नहीं. अब मेरी बात सुनो ना, जब यहां से कच्चा माल इंडिया से गया फ्री में और वहां से बन के आया फ्री में, तो जो लोकल यहाँ पे इंडस्ट्री थी उनके पास तो मुश्किल हो गई, उनका माल तो महंगा हो गया. अब समझे नहीं, यहां से कच्चा माल ले गए और वहां से बना हुआ माल भी लेके आए फ्री में, सब कुछ फ्री कर रहे हैं. तो हमारे जो यहाँ के लोकल लोग थे उनका माल तो महंगा हो गया ना. फिर कच्चा माल हमारे यहाँ से गया, ब्रिटेन में बनाया, सारे वर्ल्ड में बेच दिया. तो हम लोग यहाँ से जो माल बना के बेच रहे थे वो तो लोगों के लिए महंगा हो गया. तो फिर क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्रीज टैक्स करी. दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टैरिफ पॉलिसी. ठीक है जी. बस यहीं तक छोड़ेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे. बस फिर मिलेंगे कब, परसों मिलेंगे. आज शाम को देखेंगे, मैं बता दूँ, इन्फॉर्म करूँ. ठीक है जी.